नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति के कारण पैसा अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के रूप में 10 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 21,000 रुपए अंतरित किए गए। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से गुजरात में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिब्रेविल में गैबोन के प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओसूका रापोंडा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। केरल में कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 वर्ष से बंद स्कूल आज फिर से खुल रहे हैं। प्रख्यात पार्श्व गायक केके का निधन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने शोक व्यक्त किया। जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी में भारत आज शाम जापान के साथ कांस्य पदक का मैच खेलेगा। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने बाकू में आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, स्कॉटलैंड के मिशनरी विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1930 के दशक में बंगाल और बिहार में कितनी पाठशालाएं संचालित थीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 लाख से अधिक। विलियम एडम के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं संचालित थीं। इन पाठशालाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या 20 लाख से अधिक थी। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 की सुजाता कृष्णन। मेरा नाम सुजाता कृष्णन है और मैं दिल्ली से हूँ। आजादी की लड़ाई में बहुत से लोगों की भूमिका थी। हम कई नाम जानते हैं, लेकिन इस क्विज ने ऐसे असंख्य नामों की जानकारी हमें दी जिनसे हमारा परिचय नहीं था। हम आज मीडिया के इतने सारे नए रूपों से घिरे हुए हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो अभी भी अपने क्वालिटी प्रोग्राम की वजह से लोकप्रिय है। ऑल इंडिया रेडियो का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसने इस क्विज के माध्यम से आम जन के बीच अपनी संघर्ष भरी लेकिन सुनहरी यादों को नया किया और उसे नई पीढ़ी के लिए उपलब्ध करवाया। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 6 जून को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन धन खाता, आधार कार्ड और मोबाइल फोन की त्रिमूर्ति के कारण अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। शिमला में कल श्री मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11वीं किस्त जारी की। किस्त के रूप में देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा मान लिया था, लेकिन आज सरकार की सभी योजनाओं में पारदर्शिता है। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है।
पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की आधारशिला रखे जाने के समारोह में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर देश भर से साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। शिला पूजन समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का पहला पत्थर आज मृगशिरा नक्षत्र में दुर्लभ संधि योग के अभिजीत मुहूर्त में 11:15 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे। गर्भगृह के निर्माण के शिला पूजन की शुरुआत के साथ ही भव्य राम मंदिर अब आकार लेना शुरू कर देगा। मंदिर निर्माण की उत्तरदायी संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि गर्भगृह के निर्माण में राजस्थान के मकराना मार्बल का इस्तेमाल होगा। इसके लिए पत्थरों को तराशने का काम 2 कार्यशालाओं में चल रहा है। आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए भी ऐतिहासिक है और आज भव्य उत्सव की तैयारियां की गई हैं। प्रभु राम की धरती पर मौजूद सभी छोटे बड़े मंदिरों को सजाया गया है और शाम को सभी मंदिरों में दीपावली की तरह दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर कोविड टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाकर टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। हर घर दस्तक अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीका अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के टीकाकरण पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया, हर एक भारतीय गर्व महसूस करता है कि आज देश में 193 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोजेस से ज्यादा लग चुकी हैं और इसमें देश के हर वर्ग ने बढ़ चढ़ के भाग दिया है और आज की देश में 12 साल से ऊपर के जो हर एक बच्चा है, वयस्क है, किशोर है, वो टीके के लिए एलिजिबल है। लेकिन पिछले कुछ 6-8 हफ्तों से देखा गया है कि टीकाकरण की गति में एक सुस्ती आई है। दिन में केवल 10 से 12 लाख टीके ही लग रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने आज से हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है, यानी कि टीकाकरण में दोबारा तेजी लाने के लिए अब टीकाकरण की जो टीम्स हैं वो हर क्षेत्र में जाकर के आपके घर के नजदीक ही टीका लगाने के लिए तैयार है। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में लोगों को स्वास्थ्य, आजीविका और व्यवसाय के क्षेत्र में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने इस दौरान लोगों की मदद के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, जिनसे लोगों को काफी राहत मिली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक लाभार्थी श्याम मणि पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों की उन्होंने सराहना की और अपने अनुभव साझा किए। प्रयागराज से ही एक दिव्यांगजन लाभार्थी रामनाथ ने भी कोविड काल में अपनी कठिनाइयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से उन्हें महामारी से निपटने में काफी मदद मिली। सरकार की योजना आ गया, हमारा सुनवाई हो गया, हमको रहने के लिए पहले घर मिल गया। अब खाने के लिए हमको सरकार जो है कम से कम हमारे पास कारण नहीं था, कारण बाद में बना था, मगर हमको 5-6 साल जो है राशन फुल हमको दिया। उसके बाद जो कोरोना लगा था, कोरोना में हमको फ्री राशन मिला, फ्री भोजन भी मिला, हमको बहुत सुविधा मिला।
देश में कोविड महामारी बहुत तेजी से फैलने के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को भरोसे में लिया और इसका मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय किए। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जे मंजुनाथ जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सूचना की मदद से कोविड वायराणु पर नियंत्रण पाना संभव हुआ। The states were all being rendered with invaluable advice from Government of India on the various measures to be taken, including setting up of task forces with experts, surveillance mechanism, institutional and home quarantine measures, mobilizing large-scale public support on the new normal to be followed, managing lockdowns with minimal discomfort, the containment zones, containment measures, providing budgetary support, aids and medical equipment. डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संस्था के फार्माकोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एन शिवमूर्ति जी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की उचित पूर्ति से कई लोगों की जान बची। Central Government of India ensured all 125 crores of people living in India are protected against COVID-19 disease by supplying around 200 crores doses of vaccines free of cost. दांतों के डॉक्टर जिन्होंने एनजीओ में काम करते हुए दूसरे और तीसरे कोविड वेव में काम किया, डॉक्टर नम्रता उमेश जी का कहना है कि होम केयर और टेलीमेडिसिन द्वारा कोविड रोगियों को मदद पहुंचाई गई। Home treatment and telemedicine became a key weapon in defeating our COVID virus in the second wave and third wave. कोविड की वजह से हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव बढ़ा, मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस सवाल को चुनौती देने में सफल रहे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के कारण पैसा अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के रूप में 10 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से गुजरात में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिब्रेविल में गबन के प्रधानमंत्री रूज क्रिस्टियन ओसुका रापोंदा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। केरल में कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 वर्ष से बंद स्कूल आज फिर से खुल रहे हैं। प्रख्यात पार्श्व गायक के का निधन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री ने शोक व्यक्त किया। जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी में भारत आज शाम जापान के साथ कांस्य पदक का मैच खेलेगा। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने बाकू में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सिनेमा प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। देश भर के शिक्षा मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस सम्मेलन में देश में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन, स्कूलों में कौशल और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच आदि जैसी डिजिटल पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्यों के शिक्षा मंत्री गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान और भू सूचना विज्ञान बाइसेड, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल लिब्रेविले में गबन की प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियानी ओसुका रेपोंडा के साथ प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों नेताओं ने विकास, ऊर्जा, व्यापार, जलवायु सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। लिब्रेविल में श्री नायडू और गबन की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना और राजनयिकों के प्रशिक्षण संबंधी 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। केरल में कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों के गतिरोध के बाद स्कूलों में नया सत्र आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन तिरुवनंतपुरम के कजाकुट्टम में राजकीय उच्चतम विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रवेशनोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रवेशनोत्सवम का अर्थ है स्कूल में प्रवेश का पर्व। पहले दिन 43 लाख विद्यार्थियों, 1,80,000 अध्यापकों और लगभग 25,000 स्कूल कर्मचारियों के स्कूल पहुंचने की आशा है। केके के नाम से लोकप्रिय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुन्नत का निधन हो गया है। वे 53 वर्ष के थे। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक गिरने के बाद केके को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में जन्मे केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी और गुजराती भाषाओं में कई गीत गाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कृष्ण कुमार कुन्नत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पिछले 8 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का मंत्र रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सुलभ, निशुल्क और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के कारण देश कोविड महामारी के प्रभाव से लड़ने में सक्षम रहा है। एक रिपोर्ट। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत देश भर में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 4 मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये 4 मिशन हैं: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इन मिशनों ने स्वास्थ्य प्रणाली को जन जन तक सुलभ तरीके से पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। बीते 7-8 साल से देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाया है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आगामी 5 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 22 करोड़ आभास स्वास्थ्य ID बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र ने देश भर में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। अब तक 1,18,000 से अधिक स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को चालू किया जा चुका है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 13 बार के चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में नडाल ने 4 सेट तक चले मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित किया। सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला जर्मनी की अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। अजरबैजान के बाकू में निशानेबाजी विश्व कप में भारत की एला वेनिल वलारिवन, रमिता और श्रेया अग्रवाल की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने डेनमार्क को पराजित किया। पुरुष वर्ग में भारतीय टीम को कांस्य पदक के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत कांस्य पदक के लिए जापान के साथ खेलेगा। कल सुपर 4 के अंतिम मैच में पिछली बार की चैंपियन भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला 4-4 गोल से ड्रॉ रहा। बेहतर गोल अंतर के कारण दक्षिण कोरिया फाइनल में पहुंचा। फाइनल में आज दक्षिण कोरिया का मुकाबला मलेशिया से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वर्तमान अनंतपुर जिले में हुआ था। रेड्डी ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और अनंतपुर के सरकारी कला महाविद्यालय में पढ़ने लगे। जुलाई 1929 में महात्मा गांधी की अनंतपुर यात्रा के बाद रेड्डी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। वे यूथ लीग से निकटता से जुड़े थे और विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लेते थे। 1938 में रेड्डी आंध्र प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव निर्वाचित किए गए। उन्नीस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और अमरावती कारागार भेज दिया गया। कारागार में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों टी प्रकाशम, एस सत्यमूर्ति, के कामराज और वीवी गिरी के साथ सजा काटी। रेड्डी 1945 में रिहा किए गए। 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1953 में वो आंध्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने और फिर 1956 में आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1964 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और 1967 से 1969 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। रेड्डी 1977 में भी सांसद चुने गए जब वे लोकसभा अध्यक्ष रहे। उसके 3 महीने बाद नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। 30 years have gone past since we became free. The events of the recent past have proved the maturity of thought and action of the millions of our toiling countrymen who have confirmed our belief in the democratic way of life. Today we can hold our heads high as the world's largest democracy. And if the democratic way of life is to last, we must look inwards and examine our thoughts and actions. पहली जून 1996 को उनका निधन हुआ। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हम आज वीर ईसावी सिंह को भी याद कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के निवासी थे। ईसावी सिंह 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के समय जौनपुर में अंग्रेजों से लड़ रही सेना में शामिल हो गए। उन्होंने सरकारी गोदाम लूटने के अभियान में भाग लिया और वहीं गोदाम के संरक्षक डेविस की हत्या कर दी। ईसावी सिंह को पकड़ लिया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। उन्हें 1 जून 1858 को फांसी दे दी गई। वीर ईसावी सिंह को हमारा शत शत नमन। हम आज वीर त्रिलोकीनाथ गुचैत का भी स्मरण कर रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के निवासी थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कोई कर नहीं अभियान में भाग लिया था। 1 जून 1930 को पुलिस की गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। उनको शत शत नमन।
कार्तिक मिश्र की भी पुण्यतिथि है। उनका निधन 1 जून 1930 को हुआ था। कार्तिक बंगाल के सेरामपुर गांव के निवासी थे। विद्यार्थी जीवन में ही वो सत्याग्रह में शामिल हो गए। 1 जून 1930 को नमक सत्याग्रह के समय प्रताप दिघी में पुलिस लूट और आक्रमण का समाचार सुना तो अत्याचार के विरोध में कार्तिक के साथ 200 लोग प्रदर्शन के लिए एकत्र हो गए। पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 2 लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। मृतकों में कार्तिक भी थे। धरती माँ के वीर सपूत को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता और चेन्नई में वर्षा की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक, शिलंग, आइजोल, अगरतला और ईटानगर में भी हल्की वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। रवि, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद मुकेश। शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, करोड़ों फर्जी नाम हटाकर गरीबों को हक दिया, भ्रष्टाचार बर्दाश्त करना हमारी नीति नहीं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अब देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित। पंजाब केसरी का कहना है, भ्रष्टाचार को मिटाकर रहेंगे। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, वोट बैंक के लिए नहीं, नया भारत बनाने पर काम कर रहे हैं। हरिभूमि की सुर्खी है, किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ 2-2 हजार रुपए का गिफ्ट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सबसे तेज गति से बढ़ी भारतीय इकोनॉमी। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, बढ़ा जीडीपी, घटा राजकोषीय घाटा। राजस्थान पत्रिका लिखता है, बीते साल 8.7% की दर से हुआ देश का विकास। लोक सत्य का शीर्षक है, मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.1% हुई, इकोनॉमी बढ़ी। अमर उजाला लिखता है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार ईडी ने की फारूक अब्दुल्ला से 3.5 घंटे पूछताछ। लोक सत्य की सुर्खी है, रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र मिसाइल के लिए भारत डायनामिक्स से किया करार। हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए 2071 करोड़ रुपए का समझौता। दैनिक जागरण के अनुसार कश्मीर में आतंकियों ने की दलित अध्यापिका की हत्या। इस महीने आतंकियों का शिकार होने वाली दूसरी गैर मुस्लिम कर्मचारी। वीर अर्जुन की सुर्खी है, आतंकियों की फिर कायराना हरकत। नवभारत टाइम्स लिखता है, मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी, गैंगस्टर बोला मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। जनसत्ता के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, जल्द लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के कारण पैसा अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के रूप में 10 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से गुजरात में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिब्रेविल में गबून की प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओसुका और अपोंडा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। प्रख्यात पार्श्व गायक केके का निधन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने शोक व्यक्त किया। जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी में आज भारत शाम जापान के साथ कांस्य पदक का मैच खेलेगा। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने बाकू में विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।